गुड मॉर्निंग सबको। पहले तो चलिए ठीक है, आज लेक्चर की हम शुरुआत कर रहे हैं। आज हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और जितने भी लोग ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं, एप्लीकेशन एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के इस नाम से है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे फ्री टेस्ट दे सकते हैं और दूसरे भी जो PDF है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं और आज जो है दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। एक होता है एक निश्चित प्रकार का प्रश्न जिसमें कि हमें संख्याओं का क्या दिया जाएगा, योग, और हमें कहा जाएगा कि उन निश्चित संख्याओं को ज्ञात करो। यानी कि यदि हमें ऐसा कहा गया कि कोई 5 संख्याओं का योग आपको दिया गया है तो वो कहेगा उन 5 में से सबसे बड़ी पता करो। प्रश्न की भाषा समझ में आ रही है? आपको दिया जाएगा कि किन्हीं संख्याओं का योग इतना है तो सबसे छोटी पता करो। ऐसे क्वेश्चन करेंगे। नंबर 2, आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं इकाई अंक कैसे निकालें। जैसे कि एक प्रश्न आएगा कि 5 की घात 2 या फिर 513 की घात 2, 3, 5, 4, 6 ये एक संख्या है, इसका आपको इकाई अंक निकालना है। या फिर एक क्वेश्चन आएगा कि 432 की घात 5, 3, 2, 8, 7, 2, 6, 3, 5 इसका इकाई अंक निकालना है। बोले बहुत बड़ी बात हो गई सर, इतने बड़ी घात कैसे निकालेंगे? यूँ निकालेंगे चुटकियों में, और वो भी ये मैं इससे लिखूंगा भी नहीं और आंसर आ जाएगा। वैसे ही आप भी कर पाएंगे। तो आज अपने को क्या करना है, ये दो चीज़ें कंप्लीट करनी है। सबसे पहले योग वाले सवाल करते हैं, ठीक है? आप लोगों को मैं बोलता जाता हूँ, आप लोग लिखते चले जाइएगा प्रश्न, ठीक है? तो पहले हम देख लेते हैं योग पर क्या प्रश्न आते हैं। यहाँ पर लगातार शब्द आएगा एक, और एक आएगा सम और विषम। चलिए, तो यहाँ पर लगातार के साथ या तो सम शब्द आएगा या तो लगातार के साथ विषम शब्द आएगा। प्रश्न लिखिए कि किन्हीं 3 लगातार सम संख्याओं का योग, किन्हीं 3 लगातार सम संख्याओं का योग 192 192 है, 192 है, तो इनमें बड़ी संख्या क्या होगी? तो इनमें बड़ी संख्या क्या होगी? कोई नया बच्चा भी है क्या? पहला दिन है बेटा, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अब ध्यान दीजिए, आपको क्या पता कि कौन सी 3 संख्याएं होंगी, और आप ऐसे यदि बैठ गए कि निकालने के लिए कि कौन सी नंबर या फिर 192 किससे बनता है, तो ऐसा नहीं करना है। इसका आंसर कैसे आएगा वो मैं समझा देता हूँ। देखो योग कितना दिया है, 192। इसको डिवाइड किससे करेंगे हम? 3 से। 3 से 3 6 18, 1 3 चौक 12, ये बीच की मिल गई, ये आगे और ये पीछे वाली, तो ये हो गया आंसर। बस इतना सा करना था। क्या मेरी बात समझ में आई है? आ गया आंसर, यही है बोलेंगे, ऐसा कंफर्म बोलेंगे, ऐसा नहीं कि हो सकती है, नहीं, यही है। आ रहा है समझ में? अब मैंने किया क्या वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो मैंने ये किया कि यहाँ पर एक्चुअल में कॉन्सेप्ट जो लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? औसत का। कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है? और औसत का एक और नाम क्या है? माध्य। माध्य को हम मध्य भी कह सकते हैं, यानी मध्य की संख्या। इस शब्द का बहुत महत्व है इस कॉन्सेप्ट में, लगातार का, तभी हम ये कर पाएंगे। तो लगातार शब्द जब आए तो कोई भी संख्या दूसरी संख्या से बंध जाती है। बंध कैसे जाती है? लगातार का मतलब हो गया एक के बाद 2 ही आएगा, प्राकृतिक है ये। एक के बाद 3 आ सकता है क्या? आ सकता है, लेकिन उसमें विषम होना चाहिए तब। यदि वो बोले कोई भी संख्या लगातार तो हम बोलेंगे 1 2 3 4 5। वो बोले विषम लगातार तो विषम के लिए क्या बोलेंगे? 1 3 5 7। यदि वो बोले सम तो 2 4 6 8। आ रहा है लॉजिक समझ में? ये है लगातार का मतलब। जब भी प्रश्न में लगातार शब्द देखो और सम शब्द देखो या विषम देखो और आपको क्या दिया हो? योग, तो योग को किससे डिवाइड करोगे? संख्या से। योग को संख्या से डिवाइड करोगे तो तुमको हमेशा कौन सी संख्या मिलेगी? मध्य की। कौन सी मिलेगी? अब मध्य से आगे चले जाना और मध्य से
पीछे चले जाना जितना भी बोला गया है। बोलो हाँ, समझ में आया? तो इसका आंसर क्या था? 66। क्लियर, समझ में आ गया है? बहुत अच्छे से उतार लो इसको जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यदि किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, मैंने आपको तर्क बता दिया। डन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है, यदि किन्हीं पांच सम संख्याओं का योग, यदि किन्हीं 5 सम संख्याओं का योग 240 है, 240 है, तो सबसे बड़ी से छोटी संख्या क्या होगी? प्रश्न में है तो सबसे बड़ी से छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी से छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है, चलिए आइए इसको करते हैं। ज्यादा इसको खींचना नहीं है क्योंकि हमको इकाई के अंक वाला चैप्टर भी खत्म करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर योग कितना दिया है? 240। लगातार शब्द का इस्तेमाल हुआ है, सम संख्याएं हैं। योग में किसका डिवाइड कर दोगे? 5 यानी संख्या का। तो 5 से काटोगे, 5 चौक 20, बच गया 4, 5 8 40। तो ये हमको मिल गई मध्य की संख्या। टोटल संख्याएं कितनी है? 5। तो 2 इसके आगे आएगी और 2 इसके पीछे जाएगी। अरे बोलो हाँ। हमको पीछे जाना है कि आगे? आगे, क्योंकि उसने बोला सबसे बड़ी से छोटी। तो सबसे बड़ी यहाँ पर क्या आ जाएगी? 50, अगली संख्या। सम बोला ना उसने 50, और 50 के बाद कौन आ रहा है? 52। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यदि 52 के पहले पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाए? 50। सबसे बड़ी से छोटी। सीख गए कि नहीं सीख गए? बेटा समझ में आया? हाँ, 100% आएगा। कुछ हम अतिरिक्त चीज नहीं समझ रहे हैं क्योंकि यदि नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछना। ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो आपके समझ में ना आए, मेरे को समझाते आता है। ठीक है, तो आप बस पूछते रहो और कुछ नहीं करना है आपको। डन, आगे बढ़ जाएं? बहुत बढ़िया। वैसे इतना कोई जो है वो बड़ा टास्क इसमें नहीं था। अगला क्वेश्चन अब लिखिए, किन्हीं 3 संख्याओं, ऐसा लिखना, किन्हीं 3 विषम संख्याओं, किन्हीं 3 विषम संख्याओं, और एक शब्द और इसमें जोड़ देना, किन्हीं 3 लगातार, जो छूट गया है, किन्हीं 3 लगातार, ये शब्द का आना जरूरी है तभी ये बात लगेगी। ठीक है, किन्हीं 3 लगातार विषम संख्याओं का योग 51 है, 51 है, 51 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा? यानी स्क्वायर। तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा, ऐसा पूछा है। शांति शांति, अभी इतनी जल्दीबाजी नहीं करना है। पेपर में अपने को वहां पर जाकर के इतनी जल्दबाजी करेंगे। अभी यहाँ सीखो क्लास में सिर्फ। ठीक है, ध्यान देना है बेटा। क्या करेंगे इधर, मेरी बात को ध्यान से सुनना है। 51 आ गया है, बोलो हाँ। संख्या का ये योग है। इसमें हम डिवाइड किसका करेंगे बेटा? 3 का, क्योंकि संख्या कितनी है? 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 17। अब जिसको पहाड़े याद नहीं होंगे, मेरा ऐसा मानना है कि वे व्यक्ति जो बिना पहाड़े याद करे कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं, वो सबसे बड़ी मूर्खता करते हैं। आ रहा है लॉजिक समझ में? उनका जिनका बेस ही नहीं है, वो पहाड़े यदि याद नहीं करके, तो इससे क्या, मैंने एकदम से 17 क्यों लिख दिया? क्योंकि मेरे को मालूम था कि 17 तिया 51, तो खटाक से। और पहाड़े ऐसे ही याद किए जाते हैं। कैसे याद किए जाते हैं? देखो ऐसे, 17 तिया 51, 17 51 3, 51 3 17। क्या किया मैंने, समझ में आया आपको? जब भी मुझे ये दो, इन तीनों में से 2 कोई दिखे तो तीसरा मैं समझ जाऊंगा कि इनका दोस्त कौन है। अरे ऐसा होता है ना, 3 दोस्तों की तिकड़ी रहती है, 2 दिख गए तो बोलते तीसरा भी यहीं कहीं घूम रहा होगा। होता है कि नहीं?
वैसे ही आपको कहीं भी प्रश्न में यदि 17 और 3 दिखे तो आप 51 लिखोगे, गुणा करने पर 3 और 51 दिखा तो 17 लिखोगे। जैसे मुझे यहाँ दिखा था 51 और 3, तो मैंने खटाक से 17 लिख दिया। पहाड़े का मैं महत्व बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं बिना पहाड़े याद करके, मूर्खता है वो नहीं करना चाहिए। तो क्या आ गया बेटा 17, 17 क्या हो गया मध्य की संख्या, 3 संख्या है तो एक आगे जाएगी एक पीछे जाएगी, एक आगे और एक पीछे जाएगी। तो आपको पूछा है पीछे यानी छोटी वाली, छोटे वाली कौन है 15, तो क्या 15 आंसर है? नहीं, उसने बोला सबसे छोटी संख्या का वर्ग निकालो। अब दिक्कत वाली बात है कि 15 का वर्ग भी याद नहीं है बहुत सारे लोगों को, नहीं है, मैं ऐसा बता रहा हूँ। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ तक का स्तर उनका खराब है। तो ये कितना हो गया? तो ये आंसर आ गया। कितना खटाखट आंसर आ रहा है, सही बात है कि नहीं? मैं बीच में समय ले रहा हूँ समझाने का, इसलिए समय लग रहा है, वरना कि मैं ऐसे करता 17, मैं तो ऐसे भी नहीं करता, मैं तो ऐसे बोलता 17, 15, 225, जो कि आप भी बोलोगे अब तो। अरे सही बात है ना, ये वाली बात है। चलो आगे बढ़ जाएं। अगला प्रश्न लिखो कि किन्हीं 5 लगातार विषम संख्याओं, किन्हीं 5 लगातार विषम संख्याओं, किन्हीं 5 लगातार विषम संख्याओं का योग 225 है। 200 क्या है? 25 है। 225 है तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? करें अब इसको अपन। चलो तो यहाँ पर योग कितना बोला आपको? 225। योग आ गया, विषम संख्या है, कितनी संख्या का डिवाइड करोगे? 5 का, क्योंकि संख्या है 5 है। 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 2 बच गया, 5 25, यानी मध्य की संख्या क्या हो गई? 45। अब मैं फटाफट कर रहा हूँ, 45 के बाद अगली क्या आएगी? 47, 47 के बाद क्या आएगा? 49, इधर 45 के पहले 43, 43 के पहले 41। तो उसने पूछा सबसे बड़ी और सबसे छोटी का क्या पूछा उसने? अंतर। तो इनके बीच में अंतर कितने का है? 8 का। तो ये आंसर आ गया कितना? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? देखो शुरुआत में पढ़ने में कैसे भयानक लगते हैं, लेकिन यदि आपको तर्क पता है तो आप एकदम प्रश्न को पढ़ते पढ़ते देख लोगे कि अच्छा ये करना है, यही कॉन्फिडेंस होता है। चलो डन, आगे बढ़े। ये हो गया, मैंने आपको जो बेसिक सवाल करवाना था ये हो गया लगातार सम और लगातार विषम पर इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रकार का क्वेश्चन करेंगे जिसको हम कहते हैं क्या? इकाई। इकाई का अंक। पहले सबसे सरलता के लिए मैं समझा देता हूँ, इकाई का अंक का मतलब क्या हो गया। मैंने संख्या लिखी 5 3 2 4 2 6 और मैंने कहा इसका इकाई अंक क्या है, तो आप क्या कहोगे? 6, यानी कि जो पहले स्थान पर संख्या आती है उसको इकाई का अंक कहते हैं। सिंपल सी बात है। लेकिन क्या प्रश्न ऐसे आएंगे? बिल्कुल प्रश्न ऐसे नहीं आएंगे। जैसे प्रश्न मैंने पहले लिखे थे वो आएंगे। कैसे आएंगे? 2 3 5 7 गुणा में 7 3 2 8 गुणा में 2 3 2 8 2 9 बराबर में पूछा जाएगा कि इस गुणनखंड का इकाई अंक ज्ञात करो। और बोले बाप रे बाप, तो गुणा करते करते शाम हो जाएगी। आ रहा है समझ में? वही सीखना है हमको। पहले तो मैंने आपको क्या बताया? इकाई का अंक कैसे क्या होता है, अभी मैंने निकालना नहीं बताया। अब सबसे सरल व्यवस्था से समझा रहा हूँ। आ रहा है समझ में? सबसे सरल व्यवस्था में सबसे पहले आता है जोड़ना। सबसे पहले क्या आता है? जोड़ना। तो यदि मुझे कहा गया 5 2 7 9 प्लस
3 2 8 5 प्लस 2 5 7 8 बराबर, यानी इसका हमको क्या निकालना है, इकाई। तो आप इस संख्या को जब इकाई अंक निकालने जाओगे, सिंपल सी बात है, जब आप इसको जोड़ते हो तो कैसे जोड़ते हो, ऐसे 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 लिख के, और लिखोगे कैसे, पहले ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे, और बाद में सबसे पहले जोड़ोगे क्या, पहले पहले अंक जोड़ोगे। अरे सही बात है ना, सबसे पहले 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 अंक जोड़ोगे, तो पहले अंकों को जोड़ने पे मिलता भी तो पहला ही अंक है। इसका मतलब ये काम आपको नहीं करना है कि जोड़ने बैठ जाओ, बस आप पहला अंक जोड़ो। 8 और 5 13 और 9 22, 22 का 2, आंसर आ गया है। बोले आ गया, बोले थोड़ा सा तो और थोड़ा तो करो, आज जितना करना उतना कर दिया। बोले कैसे, सरप्राइज हो गए हो तो मैं सिर्फ ये बताने के लिए बता रहा हूं, वरना तो आंसर आ चुका है। ऐसे ही लिखोगे और फिर जोड़ोगे, और जोड़ने पर जो यहां पर आएगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। बोलो हाँ। तो वही तो मैं कर रहा था अभी, कि यहाँ पर जोड़ा, ये देखो यहाँ मैंने इधर से जोड़ा, ये पहले लिखा 8 और 5 13, 13 और 9 22, 22 की 2 हासिल का 2। अरे इसको लिखने की क्या जरूरत है जब आखिरी में 2 आ गया है, क्योंकि जो पूछ रहा उतना, जितना पूछा उतना जवाब दो। उसने पूछा इकाई अंक बताओ, हमने बोला 2 आ गया, बस तू पूछता कि योग बताओ तो हम सब कुछ जोड़ देते। आप समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये प्रश्न का क्या है, आंसर। उतार लो, है ना। आपको जोड़ना क्या क्या है वो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, यानी कि यहां पर लिख करके बता देता हूं, ये इसको जोड़ना है बस। बस इसको प्लस करना था आपको, तो इकाई अंक इसका आ जाएगा 2। बिठाना है, चलो मिटा दूं अब इसको। तो हम क्या सीख रहे हैं, इकाई का अंक निकालना। ये हो गया एक प्रकार का क्वेश्चन, जोड़ने का बता दिया मैंने। अब ध्यान देना, दूसरे प्रकार का क्वेश्चन करके देखते हैं। मैंने कहा 529 गुणा में 724 का आपको क्या निकालना है, इकाई अंक। अब निकालते हैं, तो इकाई, इसको फिर वही वाली बात है, या तो आप गुणा करो या तो फिर क्या करो, सिर्फ आखिरी अंकों को क्या कर दो, आपस में गुणा। 9 चौक 36, 36 बोले तो 6 आ गया इकाई अंक। एकदम मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं इस चीज को, समझ लीजिएगा। और जाएंगे कहां पर, एकदम जमीन से शुरू करके एकदम अंतरिक्ष तक जाएंगे। मिटा दूं इसको भी, ये ज्यादा समझाने की तो आवश्यकता नहीं है इसको। बहुत बढ़िया, मैं 3 बार इसलिए पूछता हूं ताकि मेरी तरफ से कोई कमी ना रह जाए। हमने यहाँ पर देख लिया कि जोड़ना और गुणा में क्या होता है, समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर एक और चीज देखते हैं कि यदि सर घात आ गया तो क्या करेंगे। क्या आ गया, घात आ गया तो क्या करेंगे। यहाँ पर घात आ गया तो क्या करेंगे, उस बात को व्यवस्था से समझने की जरूरत है। यदि प्रश्न में कहा गया कि 4 की घात 3 2 5 है ना, 3 2 5, और यहाँ पर फिर गुणा में कहा गया कि 7 की घात 3 8, 3 5 8 का आपको क्या निकालना है, इकाई अंक। तब ऐसे प्रश्नों को हम कैसे कर पाएंगे, इसको भी मैं एक व्यवस्था से समझाऊंगा। पहले 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, इस तरीके से। उसके लिए हमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ध्यान दो, यदि मैं आपसे ये पूछूं कि 2 की घात 5 का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, आ रहा है समझ में। तब यहाँ पर मैं क्या करूंगा उसको ध्यान देना। 2 की घात 5 अपने आप में क्या कहती है, 2 को 5 बार आपस में गुणा करना है। बोलो हाँ। अब ध्यान देना, यहाँ पर मैं कुछ और तरीके से सिखा रहा हूँ। 2 की घात 1 कितनी होती है, 2। 2 की घात 2, 2 की घात 3 8 होती है, और 2 की घात 4 16 होती है, और 2 की घात 5 32 होती है, और 2 की घात 6 64 होती है, और 2 की घात 7 128 होती है। बोले सर क्या समझाना चाहते हो, मैं समझा रहा हूँ, अभी रुको। देखो ये 4 हो गया, 4 के बाद मैंने लाइन खींची, तो बोले 5 को क्या होता है, तो देखो जो 2 की घात 1 आ रही है का मान इकाई पे, वही 2 की घात 5 का मान, देखो ना इकाई पे, ये भी 2 है, ये भी 2। जो 2 की घात 2 का मान है 4 इकाई पे, वही 2 की घात 6 का भी मान है। बोलो हाँ। जो 2 की घात 3 का मान है, वही 2 की घात 7 का मान है। बोले सर हो क्या रहा है,
समझाता हूं, क्या मैं 2 की घात 5 को 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 1 लिख सकता हूं? कल ही बताया था आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती। अरे बोलो हाँ। अब ये 2 की घात 4 जो है इसको अलग कर दो आप, यानी 5 में से 4 को अलग कर दो, तो यहाँ पर क्या बचा? 2 की घात 1। अब इस 6 में 2 की घात 4 को अलग कर दो तो क्या बचेगा? 2 की घात, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फिर इस 7 में से 2 की घात 4 को अलग कर दो तो क्या दिखा? सर यहाँ पर है ना वही दिख रहा है जो 4 तक दिखाई देगा, और ऐसा कहाँ तक आएगा? अनंत संख्या तक। यानी कि तुम सभी संख्या में से 4 को क्या करते जाओ? अलग, तो तुम्हें या तो रिमेनिंग में 1 बचेगा, या तो 2, या तो 3। अरे आए कि नहीं समझ? या तो 4 और 4 बचेगा तो क्या करना है वो समझाऊंगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, चिंता मत करना। बोले सर ये जो कर रहे हो क्या ये यहीं पर करके बता सकते हो? मैंने कहा हाँ कर सकता हूँ। बोले करके बताओ। देखो ये संख्या क्या है? ऊपर 5, इसमें से 4 को अलग करना है और ये पता करना है कि कितना बचेगा। तो मैं इस 5 में 4 को यदि भाग दे दूं तो कितनी बार भाग जा रहा है? और यहाँ पर रिमेनिंग कितना बच रहा है? देखो ना, पता कर लिया ये 1 कैसे आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सर यदि 6 होता तो ये 6 होता तो 2 की घात 6, 6 को किससे डिवाइड करो? 4 अलग हो जाएगा, 4 एकम 4, रिमेनिंग कितना बचेगा? ये देखो 2 बच रहा है। मतलब सर एक काम करेंगे, घात जो होगी ना किसी भी संख्या की उसको 4 से भाग देंगे तो उसमें से जितने 4 हैं वो अलग अलग निकल जाएंगे, और जितना बचेगा वो देख लेंगे, या तो 1 बचेगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4। अरे समझ में आया कि नहीं? तो बोले सर एक बार है ना एक्सपेरिमेंट करके बताओ। हाँ लो एक्सपेरिमेंट एकदम भयानक वाला, ध्यान देना। 2 की घात 15, 2 की घात 15। अब इसमें से 4 अलग करना है तो मैं बोलूंगा 15 को किससे डिवाइड करो? 4, 4 तिया 12, रिमेनिंग कितनी बच गई? 3 का मतलब हो गया कि आपको 2 तो लेना है आधार में, लेकिन घात में क्या लेना है? 3, क्योंकि 3 बार तो 3, ये 4 रिपीट हो चुका है। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? आपको किसी भी घात वाली संख्या को 4 से भाग देना है, जो पूरा पूरा भाग गया उसको मत देखो, जो बची संख्या है उसको घात में लगा दो। क्या मेरी बात समझ में आई? मतलब इनसे हमको कोई लेना देना नहीं, ये बची हुई संख्याओं से लेना देना है। इसका मतलब किसी भी संख्या के आधार में जो संख्या आती है उसकी सिर्फ 4 घात आपको याद होनी चाहिए, और वही अभी हम करने वाले। क्या मेरी बात समझ में आई? अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ गए? तो इसको अभी मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि इसको फिर से हम करने वाले। और अब हम क्या करेंगे? सर किसी संख्या के आधार में कितने कितने अंक आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस। अरे आया कि नहीं समझ में? किसी भी संख्या के आधार में इकाई स्थान पे यही नंबर आ सकते हैं, इसके अलावा और आ ही नहीं सकता, क्योंकि बाकी सब नंबर भी इसी से बनते हैं। चलो अब ये मैंने मिटा इसलिए दिया क्योंकि मेरे को सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना था, प्रश्न तो हम कर लेंगे, और यदि इसी को फिर से उतारना हो तो नोट्स बना लेना वीडियो से। आ रहा है समझ में? अब हम यहाँ पर सभी संख्याओं की घातों को देखेंगे। तो 2 की घात 1 तो 2 ही होती है, मैंने अभी बताया। 2 की घात 2 क्या होती है? 4। 2 की घात 3 8 है ना। 2 की घात 4 16। अब ये काम खत्म, अब रिपीट होगा। 2 की घात 5 में 1 आएगा। 2 की घात, आ रहा है समझ में? तो आपको 4 तक ही देखना है। फिर 3 की घात 1 कितना? 3। 3 की घात 2 9। 3 की घात 3 27। 3 की घात 4 4 81। आ रहा है समझ में? इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। 4 की घात 1 4। 4 की घात 2 16। 4 की घात 3 64। 4 की घात 4 256। आ रहा है समझ में? 5 ले लेंगे। 5 की घात 1 5। 5 की घात 2 25। 5 की घात 3 125। 5 की घात 4 625। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। 6 की घात 1 6 ले लेंगे, बोलो हाँ। 6 की घात 2 36 हो जाएगा। मजा नहीं आ रहा है चौक में। 6 की घात 3 216। सही बात है ना? और 6 की घात 4 1296। बोले सर ये नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं, 216 में 6 का गुणा कर देना। बोले सर क्यों? क्योंकि ये 6 की घात 3 और ये 6 की घात 1, 6 की घात 4 बन जाएगा। 5 36 की 6 हासिल का आ गया 3। 6 कम 6 6 और 3 9। 6 दूनी 12, ये बना ना 1296।
कैसे बनेगा समझ में आ गया आपको? 1296 हो गया, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। 7 की घात 1 बराबर 7, 7 की घात 2 बराबर 49, 7 की घात 3 बराबर 343, 7 की घात 4 बराबर, कोई बोल ही नहीं रहा भाई साहब हैं कितना? 7 या 21 की 1 हासिल का आ गया 2, 7 चौक 28, 28 और 2 30 की 0 हासिल का आ गया 3, 7 का 21, 21 और 2 21 और 3 2401 आ रहा है समझ में। इसके बाद में 8 की घात 1 बराबर हो गया 8, 8 की घात 2 बराबर हो गया 64, 8 की घात 3 512 और आगे बढ़ेंगे 8 की घात 4 के लिए 512 में किसका गुणा कर देंगे? 8 दूनी 16 की 6 हासिल का आ गया 1, 8 एकम 8 और 1 9, 8 पंजे 40, कितना हो गया 40 96, 8 की घात 4। अरे भगवान 8 की घात 4 कितना हो गया 4096, 40 96। और आखिरी देख लें, आखिरी क्या है 9 की घात 1 कितना बनेगा 9, दिख रहा है ना सबको? यस। 9 की घात 2 कितना बनेगा 81, 9 की घात 3 729 और 9 की घात 4 है ना, तो 65 61 देखते हैं, ध्यान देना है। 729 गुणा में कितना बनेगा 9 है ना, नामा 81 की 1 हासिल का आ गया 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 26 की 6 हासिल का 2, 9 7 63, 63 और 2 65, तो ये बन गया 65 61। अरे बोलो हाँ। ये मैंने आपको समझा दिया कि आप कैसे इसको याद रखेंगे। याद रखेंगे तो अच्छी बात है, 3 तक तो घन याद रखना ही है, चौथा उसी वक्त निकाल सकते हो। इतनी ज़्यादा मेहनत ना भी करोगे तो भी ठीक है, लेकिन कर लोगे तो कभी वो खाली नहीं जाती काम की। बोले अब क्या करें सर, आपने लिख के तो बता दिया, अब हम प्रश्न करेंगे। अब हम प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 1 4 है ना, 4 की घात 5 3 2 8 7 6 5 3 2 7 3 2, इसका हमको क्या निकालना है? इकाई। फिर वही वाली बात, बोले सर उतनी जगह खाली थी, उतना भी लिख देते आप तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाता। बोले इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे? 4 से काटते काटते शाम हो जाएगी है ना, तो मैं इस प्रश्न को देखूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बोलूंगा इसका इकाई अंक 6 है। आप बोले अरे बाप रे, बोले देखते से बोल दिया, ऐसा कौन सा कैलकुलेटर दिमाग में लेके आए हो? तुम भी देखो ना, 4 की घात जब 1 आती है तो 4 आता है, 4 की घात जब 2 यानी सम संख्या आती है तो 6 आता है, फिर विषम पे 4, फिर सम पे। पैटर्न पकड़ में आया? मैंने पूरी संख्या देखी घात में, मैंने बोला ये तो सम है। अरे आया कि नहीं? ये देखो ना पीछे आखिरी क्या लिखा है 2, सम आखिरी में 2 आया, मतलब ये संख्या क्या है? सम है। और ये पूरी संख्या सम है, तो 4 की घात यदि सम होती है तो इकाई के स्थान पे क्या आता है? समझ में आया आपको? यही तो सीखने वाली बात है, यही तो नजरिए की बात है। वरना नजर तो अपने को ऐसी मिली है कि खोल खोल के देख रहे हैं आँख की, अरे बाप रे ये कहाँ से आ गया। नजरिए की बात है। तर्क समझ में आ गया कि कंफ्यूजन है? यदि ऊपर घात यदि सम तो 6 लिख देना, आधार 4 होना चाहिए, लेकिन 4 के लिए ही लगेगा ये, नहीं देखो तो बस मतलब भगवान सब दूर है तो ऐसा है कि सब लगा दिए अपन, ऐसा नहीं होगा, ध्यान देना। आधार क्या होना चाहिए? 4। आधार 4 है और घात यदि सम तो 6 लगाना, आधार 4 और यदि घात विषम तो 4 लगा। अब बात समझ में आया? कब 6 और कब 4 हो गया, समझ में आ गया? तो इसको उतारने की इच्छा रखते हो क्या? अच्छा उतारोगे तो उतार लो भाई। फिर सबसे पहला क्वेश्चन सबसे व्यवस्थित तरीके से शुरू किया है, ठीक है? अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, एक समझाई देता हूँ, एक छोटा सा, फिर उतार लेना, ठीक है? ध्यान दो। 6 की घात 5 3 2 8 7 3 5 3 8 5। अब हमको इसको इकाई अंक निकालना है, कितना आएगा? सीधे बिना सोचे समझे, ना दायां देखना ना बायां देखना। क्यों? क्योंकि 6 की घात कुछ भी हो, आखिरी का स्थान 6 ही बनता है। अरे आया कि नहीं समझ? चलो एक और करके देख लेते हैं फिर, है ना? आगे बढ़ते हैं। 9 की घात 5 3 2 8 7 3 5 2, क्या आएगा? 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 9 की घात 1 बनती है तो विषम पे 9 आता है और सम पे 1, विषम पे 9 सम पे 1, घात क्या थी? सम, तो आंसर आ गया।
तो बोले सर इतनी बड़ी चीज को इतना सा कर दिया है हमने। बोले कैसे, ध्यान दो मेरी बात को। अरे लिखने के लिए मत एकदम उतावले रहा करो। 4 6 9 और 5, सर इनको तो अपन ने ऐसे ही निपटा दिया है। 5 5 5 5 5 5 5। अरे आया कि नहीं समझ? इधर 6 6 6 6 6 6 6, उधर 1 9 1 9 1 9, यहाँ पर 4 6 4 6 4 6। बस इतना याद रखना कब क्या लगता है। समझ में आ गया कि नहीं? बाकी जो बचे हैं वो ऐसे ही हो जाएंगे आराम से। फिर तो सीखे कि नहीं सीखे? अब मैंने क्या कहा, मेरा सिखाया हुआ शुरू में बहुत स्लो लगता है, फिर इतना फास्ट हो जाता है कि वो भी नहीं समझ में आता है। अरे आया कि नहीं? यानी कि आगे वाला हिस्सा यदि कोई ने ध्यान नहीं दिया तो फिर पीछे इतना तेज हो जाएगा कि उसको समझ नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपको क्या करूँगा, वक्त के अनुसार गति दूंगा। और गति यही चीज़ होती है कि आप पहले सीखो, सीखने में संयम रखो, उसके बाद में फिर आप देखो। क्लियर है? फिर देखो कितनी गति लाते हैं। ऐसे भयानक क्वेश्चनों को भी हमने 1 सेकेंड से भी कम समय में कर दिया कि नहीं कर दिया? चलो, इसको उतारने की जरूरत तो नहीं है किसी को, क्योंकि ये खुद भी कर सकते हो। ये क्वेश्चंस अपने मन से उतार लो और यहाँ पर कुछ नोट लिख लो कि सम और विषम, ताकि आगे याद रहे आपको। ठीक है? कि यदि सम संख्या आई, या फिर पहले मैं सरलता के लिए विषम ले लेता हूँ ताकि चीज़ों में एक समरूपता बनी रहे। पहले क्योंकि हमेशा विषम संख्या आती है, विषम के लिए पहले 4 आएगा, फिर सम के लिए 6 आएगा। यहाँ पर हमेशा 6 आएगा, और यहाँ पर भी वही व्यवस्था है, विषम और फिर अगला शब्द सम, यानी इवन और ऑड। ऑड होता है विषम और इवन होता है सम। ठीक है भैया, तुम पूछ लिया करो, तुम बोलने आए थे मेरे को, क्योंकि मैं क्या पढ़ाने की धुन में रहता हूँ फिर। तो यहाँ पर विषम में क्या आएगा 9 और सम में क्या आएगा 1। हो गया? अच्छा, मिटा दूं बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैंने आपको ये अभी बढ़िया तरीके से समझा दिया। टेस्ट लगा रहे हो ना पक्के सबके सब? हाँ, और अभी आने वाले 2 दिन आपको मालूम है हमारे शहर में क्या एक हमारे शहर के द्वारा क्रिएट किया गया त्यौहार आएगा। हमारे शहर ने एक त्यौहार क्रिएट किया है, आपको पता है? गुरु पूर्णिमा। वो त्यौहार, हाँ वो त्यौहार हमारे एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के त्यौहार अलग चलते हैं। अभी आपको एक खूबसूरत न्यूज़ सुनाता हूँ कि अभी पटवारी के रिजल्ट आ रहे हैं, और जो मुझे पहली न्यूज़ पता चली है कि मध्य प्रदेश में मेरिट 9 जो है वो एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट से है। पटवारी एग्ज़ाम जो हुई थी उसमें यामिनी पटेल, आ रहा है कि नहीं समझ में? उनका मेरिट 9 आया है पूरे मध्य प्रदेश में। समझ रहे हो आप? और अभी और बम्बार्डिंग होने वाली है। 4 लोगों का मुझे पता चला है, थोड़ा कंफर्म कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। तो ये पहला पता चल गया, बता दिया आपको। यही तो खूबसूरत चीज़ है कि यदि हम अपना त्यौहार यदि ये मान चुके हैं कि सिलेक्शन हमारा त्यौहार होता है, तो फिर तो सबसे खूबसूरत चीज़ हो गई है। वैसे हमारे शहर ने एक सुंदर सा त्यौहार बनाना शुरू करा है जिसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। हमारे यहाँ जो दादाजी धुने वाले हैं, है ना, उनका त्यौहार हम मनाते हैं सारे शहर से, मतलब पूरा भरा रहेगा 2 दिन शहर, रविवार और सोमवार। ठीक है ना? तो रविवार और सोमवार 2 दिन आपका क्या रहेगा? अवकाश रहेगा। आ रहा है समझ में? लेकिन YouTube के माध्यम से हम जुड़े रहेंगे। आ रहा है समझ में? पढ़ाई में खलल नहीं होना चाहिए। तो वो त्यौहार भी मनाओ और ये त्यौहार भी मनाओ, है कि नहीं?
बढ़िया पांडालों के ऊपर अलग अलग व्यंजन खाओ और खाते खाते फिर वीडियो में पढ़ते भी चले जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी पढ़ाई में कोई खलल ना पड़े, इसलिए हम हमारा काम करते हुए आपको मिलते रहेंगे। यूट्यूब के ऊपर सतत वीडियो आएंगे, वीडियो होंगे एमसीक्यूज़ के, यानी कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, एक आइडिया देने के लिए आपको कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी फैकल्टी मेंबर्स अपने अपने जो क्वेश्चंस हैं वो लेके आएंगे, ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि प्रीवियस एग्जामों में क्वेश्चन कैसे आ चुके हैं, ताकि ये पढ़ते तो हैं अपन सब चीज़ों को, लेकिन वो आइडिया लेने के लिए। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये मैंने आपको आगे आने वाली व्यवस्था बता दी। 2 दिन क्या होगा कि यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा माइक लगेगा, मतलब अपने यहाँ नहीं, ये बाजू में, रोड के बाजू में जहाँ एक पांडाल लगता है ना, फिर वहाँ पर बढ़िया भजन बजेंगे। अब मैं इधर मतलब मैं अपना भजन गाऊंगा और उधर एक नया भजन तुमको सुनाई देगा, तो तुम अपना ही नया भजन तैयार कर लोगे। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए ध्यान से सुनिएगा कि हम लोग मजबूर हैं छुट्टी देने के लिए, तो रविवार की तो रहेगी, सोमवार की भी छुट्टी रहेगी ऑफलाइन की। इसीलिए बोल दिया, हमारी जिम्मेदारी निभाना है हमको समय पर, इस वजह से हम लोग अतिरिक्त मेहनत करके आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पहुंच जाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि समाज में सबको रहना है हमको, और समाज के चीज़ों को हमको फॉलो भी करना होता है, तो सबका सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और इससे आपकी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा हमारा उद्देश्य रहेगा, ठीक है बेटा? तो आप लोग वो देखिएगा, मैंने आपको ये अतिरिक्त जानकारी बीच में रुक के दे दी। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले तो हमने ये चुटर पुटर क्वेश्चन कर लिए हैं, अब थोड़े से बड़े क्वेश्चन करके देखते हैं। ध्यान देना है, यदि मैंने कहा आपसे कि 3 की घात 219 का आपको क्या निकालना है? इकाई अंक। आ रहा है समझ में? 3 की घात 219 का इकाई अंक। अभी मैंने वो क्वेश्चन बताए जो सम और विषम पे खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये वो संख्या है जिसको आपको भाग देकर ही जो है सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैंने आपको क्या समझाया था कि आपको 3 की घात या तो 1 बनानी है, या तो 2, या तो 3, या तो 4। बोलो हाँ। इसके लिए आपको ऊपर घात वाली संख्या को 4 से क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। अरे बोलो हाँ। चलो 4 से काटते हैं। इसके बाद एक और जादुई तरीका बताने वाला हूं, ध्यान से देखना। 4 पंजे 20, बच गया कितना? 1 बच गया, मतलब 19। 4 चौक 16, रिमेनिंग कितनी बची? रिमेनिंग बची 3। सही बात है? जो रिमेनिंग है उससे हमको काम है। कहने का मतलब ये है कि ये जो संख्या है ये 3 लिख दी, बोलो हाँ। और ये जो रिमेनिंग बचा ये 3 लिख दिया, बोलो हाँ। और 3 की घात 3 क्या होता है? और 27 का इकाई अंक क्या है? अरे आया कि नहीं समझ? इसको और छोटा करें, और छोटा। बोले सर पहले से ही बहुत छोटा हो गया है, और क्या छोटा करोगे? देख के करें, देख के, कैलकुलेशन नहीं करेंगे, देख के करेंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ बोले सर आंसर बोल दो। देख के बोलना था ना, तो देख का मतलब होता है सीखना पड़ता है पहले, ऐसी थोड़ी देख के आ जाता है। ध्यान देना मेरी बात को। आपको 219 को भाग नहीं देना है, सिर्फ 19 को भाग देना है। किससे? 4 से, सिर्फ 19 को। तो 4 से भाग दो, 4 चौक, बची कितनी? 3 की घात 3, इकाई अंक आ गया 7। अरे बोला था ना कि देख के करेंगे। बोले सर ये क्या करा आपने, पूरी संख्या के बदले सिर्फ 2 को ही क्यों भाग दिया? यहां पर एक नियम लग रहा है 4 से विभाजिता का। किसका? 4 से विभाजिता का मतलब होता है डिविजिबिलिटी बाय 4। 4 से कोई संख्या को यदि आपको भाग देना है तो या तो पूरी संख्या को भाग दो, या तो उस संख्या के आखिरी सिर्फ 2 अंकों को भाग दो। रिजल्ट दोनों का सेम ही रहेगा, इसीलिए पहले ही बता दिया। पहले पूरे को भाग दे दिया तो भी रिमेनिंग 3 आया। और इस संख्या में सिर्फ ये नियम 4 पे ही लागू होगा, ये बात ध्यान रखना। इस संख्या में 19 को 4 से भाग दिया तो भी रिमेनिंग वही आया जो पूरी संख्या को भाग देने पे आया। अरे आया कि नहीं समझ? अब अपन ऐसे बोलेंगे, अच्छा 19, 4 चौक 16, 3 बच गया, बड़ी से बड़ी संख्या आने दो, इतनी बड़ी संख्या आने दो, बस आखिरी के 2 अंक देखना। क्लियर, समझ में आ गया? अभी करेंगे भी क्वेश्चन, जरा इसको जल्दी से उतार लो। सीखने में भी एक आनंद है, बस सीखा ढंग से जाए।
है ना। वो एक ही क्वेश्चन को मैंने 2 तरीके से करके बताया है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, दोनों को उतार लीजिए। ये सिर्फ मैंने यहाँ पर ऐसे कर देना है ना, इसको ऐसे डब्बे में बंद करके अपने को इसको सिर्फ 4 से भाग देना है। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग बचेगा वो बचेगा 3। और फिर हमको करना क्या था कि यहाँ पर 3 की घात, आप नोट्स बना रहे हो इसलिए मैं अतिरिक्त लिख रहा हूँ, 3 की घात 3, और ये होता है 27, और 27 का मतलब इकाई अंक हो गया 7। मिटा दूं? चलो आगे बढ़े। तो अगला प्रश्न करते हैं, देखो है ना। मैंने कहा कि 7 की घात 3, 5, 2, 8, 3, 7, 4, 2, 9। अब इसका अपने को क्या निकालना है? इकाई है। आ रहा है समझ में? तो मेरे को क्या इसको पूरे को भाग देना है? नहीं, 7 है लेकिन भाग तो देना पड़ेगा। तो भाग सिर्फ किसका देंगे? 7 चौक बचा कितना? 7 की घात 1 कितना होता है? आंसर आ गया। अरे आया कि नहीं समझ में? समझ में आया ना कि कैसे हमको स्पीड बढ़ा। बहुत सारे लोग बोलते हैं स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ। अरे स्पीड कहाँ से बढ़ाएंगे? विचारों से स्पीड बढ़ती है, ऐसे थोड़ी ना बढ़ जाती है। सीखने से बढ़ती है, संयम से बढ़ती है। ये भी समझ में आ गया। अब ये एक एक डिजिट वाले करवा दिए, अब दूसरा डिजिट का करवा रहा हूँ, देख लो फिर इकट्ठा उतार लेना। मान के चलो कि आपको प्रश्न आया 328 यानी 318 की घात 512, या फिर 512 ना लेकर के मैं कह रहा हूँ 515 मैंने ले लिया। अब क्या करना है बोले तो आधार अंक क्या है यहाँ पर? 8। पूरा 318 आधार अंक नहीं है, यहाँ पर इकाई के लिए आप क्या लोगे? सिर्फ 8 इकाई का अंक। और फिर यहाँ पर किससे डिवाइड करोगे 15 को? 4 से। 4 तिया 12, बची कितनी? 3 सिर्फ घात में लगा देना। 8 की घात 3 क्या होता है? 512। आ रहा है समझ में? 512 का मतलब इकाई अंक क्या हो गया? सीख गए कि नहीं सीख गए? बहुत अच्छे सीखे, जल्दी से उतार लो। समय क्या हो रहा है बेटा? जरा किसी के पास हो तो घड़ी बताओ, समय बताओ। इसके पास घड़ी हो तो 33। हाँ बहुत अच्छी बात। मिटा दूं? हाँ या ना? नो सर। डन। अगला प्रश्न करते हैं। मैं धीरे धीरे एक एक करके आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूं, ध्यान से समझना है। आपको सीखना, आप सीख कब पाओगे? जब सीखने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। आ रहा है ना समझ में? इसीलिए मैं बहुत छोटे छोटे उदाहरणों से बहुत बड़े बड़े उदाहरणों पे जाता हूँ। बीच में एकदम ऐसे बम्बार्डिंग नहीं कर देता बीच में कि कुछ ऐसा बता दूं जो आपके अंदर एक घबराहट पैदा कर दे। नहीं, सीखना भी एक, सिखाना और सीखना दोनों एक प्रकार की कला होती है, जिसमें सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ध्यान देना, मैं आपको कैसे परोस रहा हूँ इस पे निर्भर करेगा कि आपको सीख कैसे रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ रहा है। मैंने एक प्रकार से ये संख्या लिख दी, 829 की घात 273, और इसमें मैंने गुणा कर दिया 722 की घात को, 722 की घात 429। अब मेरे को इसका क्या निकालना है? इकाई अंक। इकाई अंक निकालने के लिए मेरे पास आधार अंक क्या है? 9। और यहाँ पर मैं इसको सिर्फ 73 को डिवाइड करूंगा किससे? 4 से। तो 4 एकम 4 आया समझ में? बच गया कितना? 3। 33 हो जाएगा। 4 8 32, रिमेनिंग कितना बचेगा? 1 को यहाँ लगा दूंगा, फिर मैं गुणा लगा दूंगा। बोलो हाँ। फिर यहाँ आधार अंक क्या है? 2। यहाँ पर फिर मैं सिर्फ 29 को डिवाइड करूंगा। 4 7 28 बचा तो 1 ऊपर लगा दूंगा। जो रिमेनिंग बचता है वो ऊपर लगाते हैं। यहाँ पर आ गया 9 की घात 1, 2 की घात 1, 9 दूनी 18। बोले इकाई अंक क्या आएगा?
क्या मेरी बात समझ में आई आपको? पहले हम एक अंक पे आए, फिर 2 आए, फिर 2 के बाद में गुणा पे आ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिटा दूं। एक और क्वेश्चन करते हैं। 523 की घात 523 प्लस 815 की घात 815 प्लस 944 की घात 944 प्लस 316 की घात 316 का हमको क्या निकालना है? इकाई अंक। निकाले, तेजी से बोलो। हाँ, यहाँ पर क्या है? ये 3। तो इसको हम किससे डिवाइड करें? 4 से। 4 से कितनी बार कटा? 4 पंजे 20। रिमेनिंग कितना बच रहा है? 3। तो 3 की घात कितनी हो गई? फिर यहाँ प्लस चिन्ह है तो प्लस लगा दो। 5 की कोई भी घात हो तो वो क्या होती है? 5। 4 की कोई भी घात हो तो सम और विषम पे जाएंगे। घात सम है मतलब 6। अरे बोलो हाँ। इसके बाद में 6 की कोई भी घात हो। अरे आया कि नहीं समझ? ये 3 की घात 3 क्या बनता है? बस अब इन सबको 6 और 6 12 और 5 12 और 5 हे भगवान 12 और 5 17 17 और 7 24 24 का मतलब इकाई अंक क्या बन गया? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सीख गए। अब इससे बड़ा क्या क्वेश्चन करें अपन? करें इससे बड़ा? यही चीज़ सीखनी थी। पहले जब हमने ये देखना था तो हमको ये डराता, लेकिन अब हमको देखने पर ये कॉन्फिडेंस दे रहा है क्योंकि 1 नंबर मिलेगा। अब बस प्लस की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा? गुणा। तो गुणा कर देंगे। आ रहा है लॉजिक? कॉन्सेप्ट तो वही का वही रहेगा, बस गुणा आ जाता तो सबको गुणा कर देते। गुणा करने पर इकाई अंक मिल जाता। सीख गए अच्छे से? जो भी थ्योरी मैंने अभी आपको कंप्लीट पढ़ाई है उस थ्योरी के बेसिस पर ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत शानदार तरीके से सीखा है, संयम से सीखा है। अभी तक की क्लासेस जो हैं वो हमारी हर एक टॉपिक को कंप्लीट करते अभी तक कंप्लीट हुई है। नंबर 2, हम हमेशा इस बात में बिलीव करते हैं कि कोई भी स्टूडेंट हो उसको यदि एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाए, साथ ही साथ एक अच्छी जगह मिल जाए तो वो निखर जाता है। आ रहा है समझ में? मैंने ये टॉपिक कंप्लीट करवा चुका हूँ, इसलिए मैं 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट आपसे ये बारे में बात करने वाला हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को कैसे व्यवस्थित करके सफल होंगे अभी, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, इस वास्ते ये बात बोल रहा हूँ, है ना? इस वास्ते ये बात बोल रहा हूँ, वरना मेरे बोलने का कोई औचित्य नहीं है, ना कोई अधिकार है आपके जीवन में। लेकिन आप यहाँ पर आए हो तो मेरी भूमिका यहाँ टीचर की है और आपकी भूमिका यहाँ स्टूडेंट की है। और टीचर और स्टूडेंट होते काहे को है? सफल होने के लिए। एक टीचर सफल होता है जब स्टूडेंट सफल हो जाता है। तो यदि आप असफल हुए तो मैं असफल हो जाऊंगा, और मैं असफल होना चाहता नहीं हूँ। इसीलिए मैं आपको सफलता के कुछ बेसिक फंडामेंटल, मंत्र नहीं बोलूँगा उसको, फंडामेंटल थिंग्स बताऊँगा, कुछ ऐसी मूलभूत बातें जो आपको एज ए स्टूडेंट पालन करना चाहिए जिससे आप निखर सको। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है उसमें ये एक पहली चीज़ जो है मैं आपको बता दूँ कि कोई व्यक्ति कहाँ पर फेल होता है। कोई व्यक्ति फेल इस आधार पे होता है कि वो जब कोई चीज़ पढ़ रहा है, तर्क समझना, तो पढ़ते वक्त उसका क्या है? एक तो ध्यान नहीं है, समझ रहे हो? तो क्लास में हम क्या चाहते हैं? आपका ध्यान। आप यहाँ बैठे रहो,
बाजू में बम फूट जान दो, लेकिन फिर भी अपना ध्यान सिर्फ यहाँ होना चाहिए। क्योंकि क्लास में जब आप बैठे हो, और ऐसे तो हम तो आपको बस 20-22 के क्लास में पढ़ाते हैं, हम जानते हैं कि 200-250 की क्लासेस भी होती हैं, और भगवान जाने वहाँ पर बच्चों को क्या समझ में आता है, वही जाने। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जब हम यहाँ खड़े होते हैं टीचर, तो आपकी एक एक आँख को देख रहे होते हैं कि हम अपनी आँखों से स्कैन कर रहे होते हैं कि आपका ध्यान यहाँ है कि नहीं। आपका भी हम एक प्रयास उधर से इधर होना चाहिए कि आप जो है वो ध्यान दे सके। ये देखो अभी क्या आवाज़ आ रही है, मैंने उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करा तो आप सुन पाओगे। यदि आपको मैं अपनी तरफ रखूंगा तो आप यहाँ पर रह पाओगे। ऐसे डिस्टर्बेंस तो जीवन में आते रहेंगे, है ना। नंबर 2, इस बात को समझना कि जो प्रॉब्लम है दूसरी, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके साथ में, और वो है रिवीजन। आ रहा है कि नहीं समझ में? हम रिवीजन को बहुत कम महत्व देते हैं, हम सिर्फ पढ़ने का बिलीव करते हैं। इसको एक कहावत कहते हैं, आगे पाठ पीछे सपाट, यानी कि आगे का पढ़ते जाओ, पीछे का सपाट होता चला जाएगा। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो रिवीजन को ज़्यादा महत्व दीजिए। और हम हमारी ईमानदारी इसके आधार पर बता रहे हैं कि क्यों हम कह रहे हैं कि हम ईमानदार हैं अपने काम में। हम जो पढ़ाते हैं वो एप्लीकेशन पे बाकायदा टेस्ट के रूप में आ रहा है, बाकायदा इसका वीडियो बनाया जा रहा है। आप इस वीडियो से फिर से एक बार देख करके पढ़ सकते हैं। अभी आने वाले 2 दिनों के पर्पस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, वो छुट्टी आने वाली है जो हमने नहीं दी। आ रहा है समझ में? ये तो हो रही है इस वजह से। पिछले अनुभव हमारे ऐसे रहे, हम बच्चों को बुलाते हैं वो आते ही नहीं है। बोले सर आ रहे थे, लेकिन उधर क्या, एक जगह पकोड़ा मिल रहा था, एक जगह चाय मिल रही थी, तो वहीं अटक गए। आ रहा है समझ में? पांडालों में ही वो तो बोले क्लासेस वहीं हो गई सर, हम तो वहाँ पर घर चले गए थे। ठीक है, इट इज़ ओके, त्यौहार है, सब मिल के मनाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमारी मूलभूत जिम्मेदारी पढ़ाई है, उसको भी आपको निभाना है। और इसीलिए जो भी हमने पुराना पढ़ चुका है, ये आने वाले 2 दिन कोई छुट्टी को मत मान के चलिएगा। ये आने वाले 2 दिन क्या चीज़ हैं? रिवीजन। हमने पहले से ही प्लानिंग करके रखी थी, हमें मालूम है कि गुरु पूर्णिमा को ही आएगी। आ रहा है ना समझ में? हमको मालूम था 1-2 दिनों का गैप आ रहा है उस वक्त, तो हम प्लानिंग पहले से लेके चल रहे थे। वीडियो रिकॉर्डेड हैं, सभी वीडियो को 2x स्पीड पे देखो, एकदम ऐसे कान में हेडफोन लगाओ, बढ़िया। विजय सर बोल बोल के पढ़ाते हैं, उनका एक लेक्चर एक वीडियो देखो। 30 मिनट का लेक्चर 2x स्पीड पे देखोगे, 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, याद हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। मेरे लेक्चर्स देखना है, किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो देख लो, नहीं तो फिर क्या करो, टेस्ट लगा दो एप्लीकेशन के ऊपर। तो हम क्या चाहते हैं, एक प्लानिंग के साथ में। और हम क्या चाह रहे हैं, हमारी बात को समझिएगा, एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट को चलाने का कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है। एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट को चलाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य है, खंडवा शहर में, ये मेरा शहर है, आपका भी है, मैं अपने तरीके से कह रहा हूँ, ये मेरा शहर है, इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं यहाँ जन्म लिया हूँ, मेरी एजुकेशन हुई, मेरा कॉलेज भी यहाँ से हुआ है कि नहीं, मेरी शादी भी यहीं पर हुई, सब कुछ ये शहर ने मुझे दिया। अब एज अ टीचर मैं क्या अपने शहर को दे सकता हूँ? तो मैं एक अच्छा जगह देना चाहता हूँ अपने शहर को। आप यहीं के युवा हैं, यहीं से पढ़ के आप यदि सफल हो जाएंगे, मेरे को ऐसा लगेगा मैंने अपना कुछ थोड़ा सा ऋण उतार दिया। तो ये मेरी भूमिका निभाने के हिसाब से मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ क्या करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं आपको इतने अच्छे स्तर की तैयारी यहाँ उपलब्ध करवाना चाहता हूँ। ये व्यवसाय नहीं है हमारे लोगों के लिए, आपकी फ़ीस हमारी ज़रूरत है और कुछ भी नहीं है। ये बिजली पानी हमारा फ्री का नहीं होता, नहीं तो हम इसको भी फ्री कर देंगे। लेकिन मैंने क्या कहा, हमारी मूल भावना क्या है? मध्य प्रदेश में यदि कोई खंडवा शहर का नाम ले तो वो बाजू में ये बोले गवर्नमेंट जॉब की फैक्ट्री है भाई साहब। इधर से आदमी बेरोजगार आता है और इधर से सरकारी अधिकारी बन के निकलता है। आया कि नहीं समझ में? मूल उद्देश्य, हम लोग पागलों के समान काम करते हैं। रात के 2 बजे तक मैं जग करके रोज कंटेंट तैयार कर रहा होता हूँ। ये कंटेंट की बात नहीं कर रहा, ये तो मेरे रोज का काम है, ये तो मैं 50-100 बार पढ़ा चुका हूँ। लेकिन मैं उस कंटेंट की बात कर रहा हूँ जो पेपरों में टेस्ट के माध्यम से आपको देना है, जो इस माध्यम से आपको देना है कि आपके स्तर होते हैं, एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट में स्तर होते हैं पढ़ाई के। अभी आप पहले स्तर पे पढ़ रहे हो, फिर दूसरे स्तर, फिर तीसरा स्तर, जैसे कॉलेज का होता है फर्स्ट ईयर से, ऐसे यहाँ पर 4 लेवल चलते हैं। आ रहा है कि नहीं समझ में? व्यवस्था होनी चाहिए सीखने में। मेरे सिखाने में यदि वो व्यवस्था दिखाई देती है तो हाँ है ना, वो पहले मैं छोटा क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर कॉन्फिडेंस के साथ दूसरा, फिर तीसरा। अभी यदि आपकी व्यवस्थाएं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, होता क्या है, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, हम इसको दूर करने में थोड़ा सार्थक हुए हैं, जिसका परिणाम है जो मैंने आज आपको बताया। एमपी में 9वीं रैंक मध्य प्रदेश पटवारी में,
आ रहा है समझ में? इसके पहले जो आबकारी का पेपर हुआ था, उस आबकारी के पेपर में मध्य प्रदेश में पहली रैंक, 5वीं रैंक, 8वीं रैंक और 9वीं रैंक, ये सब एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट से आई है। मध्य प्रदेश में इतने बच्चे फॉर्म भरते हैं, रैंकिंग मारते हैं खंडवा के बच्चे। क्यों? एटमॉस्फेयर। यदि एक बच्चे का सही तरीके से ख्याल रखा जाए कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो वो निखरता चला जाता है। आ रहा है समझ में? वो निखरता चला जाता है। काबिलियत पे निर्भर नहीं करता कि आप 11वीं में हो, 12वीं में हो या कॉलेज में हो। बात ये होती है आपको परोसा कैसे जा रहा है, क्योंकि खाना तो बचपन से ही आता है हमको। आ रहा है कि नहीं समझ में? कोई सिखाता है क्या घर पे? नहीं, खाना तो बचपन से आता है। तो वैसे ही हमको सीखना तो आता है, लेकिन सिखाया ढंग से जाए, यही हम यहाँ पर करते हैं। मूल बात क्या थी कि रिवीजन आपको करना पड़ेगा। मैंने अपनी भूमिका आपको इस माध्यम से बता दी कि आपको हम यहाँ पर ख्याल रख के पढ़ा रहे हैं, आप अपना ख्याल बस रख लो। आप देखोगे कि यहाँ पर गागर में सागर भरने वाली बात चल रही है। गागर में सागर मतलब पूरा का पूरा इतना ज्ञान हम एक छोटे से पैकेज में आपको दे देंगे, और आपको क्या करना है, उसका इस्तेमाल करना है। पेपर आएगा, पेपर में बोलना ये क्लास में पढ़ाया था, ये क्लास में पढ़ाया था, ये क्लास में पढ़ाया था। ऐसे जो 100 नंबर का पेपर आएगा, 100 गोले खाली रहेंगे, 70 जगह बस सही टिक कर देना। 30,000 रुपया महीना मिलता है। अरे आया कि नहीं समझ में? कितना सरल है सरकारी नौकरी की तैयारी करना। ओ माय गॉड, ऐसे स्क्रीन दिख रहा है, ऐसे 100 काले अरे गोला मारो, बस गोला मारो, बस आपका हाथ सही जगह बैठना चाहिए। नहीं तो बोले सबको काला कराया था सर, मैं सब काला कराया था सब, फिर भी नहीं लगी। आपने तो बोला था काला कर। अरे मैंने बोला सही जगह काला करो। सही बात है कि नहीं? सही जगह काला करो, ऐसे थोड़ी होता है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तर्क समझ में आ रहा है? मैं हमेशा हमेशा बड़ा अचंभित महसूस करता हूँ वाकई में यार, एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा अपनी मेहनत करके गया है, उसको एक सिर्फ खाली सी स्क्रीन मिली है, वो बोलता है यही आंसर सही होगा, यही आंसर। यानी कि वो अपने जिंदगी के निर्णय ले रहा है। मेरे को ही 30,000 मिलेंगे, मेरे को ही 30,000 मिलेंगे, मेरे को ही मिलेंगे। आया कि नहीं समझ में? मेरे को मिलेंगे, यही आंसर है, मेरे को मिलना चाहिए। इतने हक से वो लड़ता है, तब जाकर के रैंकिंग लाता है। तो मैं हमेशा इस पे आश्चर्य भाव में पैदा करता हूँ, और इसलिए हमारा देश बड़ा महान देश है, सबको बराबर का मौका देता है। अरे आया कि नहीं समझ में? ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, 100 में से सबको खाली गोले मिले। अपनी क्षमता दिखाओ, अपनी क्षमता दिखाओ और शानदार काम करो। जैसे खंडवा से हमारे गौरव की बात है कि राशि धाकड़ जो एक स्टूडेंट है हमारी, उनका स्टेशन मास्टर में चयन हुआ रेलवे में। खंडवा से पहली लड़की है जो स्टेशन मास्टर पद पे चयनित हुई है यहाँ से। आ रहा है समझ में? तो आप ये समझो, मेहनत, आहा शानदार मेहनत। करीब मतलब नंबरों में उसका इतना अच्छा रैंकिंग था कि उसको ऐसा लग रहा था मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा, और वो मतलब टॉप 30 या टॉप 40 के करीब करीब में उसका रैंकिंग बना था। आ रहा है समझ में? तो मतलब क्या बताती है ये बात? ये बात ये बताती है कि मेहनत ये दीवारें निश्चित नहीं करेगी, शहर निश्चित नहीं करेगा, आप किस व्यवस्था से बैठे हो ये निश्चित नहीं करेगा, आपका टीचर आपको कितनी बार देख के निकला ये निर्धारित करेगा। मैं ऐसा करता रहता हूँ ना, स्कैनिंग। मेरे को पता है कि लेक्चर के बाद कौन कहाँ बैठा था। क्यों? ये ध्यान। आ रहा है समझ में? तो इस ध्यान का आप फायदा उठाइए पूरी तरीके से, और अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। फिर मेरा ऐसा मानना है मेहनत कभी खाली नहीं जाती। एक बच्चा है 5 साल से तैयारी कर रहा था, 5 नहीं हो गए 7 साल हो गए, 7 साल से, और एग्जाम में कैसे रुक रही थी उसकी? 1 नंबर, आधा नंबर, 1.5 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, अरे बाप रे बाप, 7 साल हो गए उसको। अभी पटवारी में उसका फाइनल एग्जाम निकल गया है। कितना बेशरम आदमी है। बोले हाँ सर बहुत बेशरम है, लेकिन ऐसी बेशर्मी तो अच्छी चीज़ है, ये बेशर्मी तो अच्छी चीज़ है। लोग बोल रहे कब तक तैयारी करोगे, क्या करोगे, ऐसा करोगे वैसा। वो आदमी बेशरम समान मेहनत करे जा रहा है, बेशरम समान। और आज जो है उसने एक ही जवाब दे दिया सबको कि मेहनत क्यों कर रहे थे। आ रहा है कि नहीं समझ में? बात ये नहीं है कि क्या कलेक्टर ही बन गए। फिर बोलने वाले ये भी बोल देते हैं, अरे बोलने वाले तो सब बोलेंगे, तुम राष्ट्रपति बन जाओगे तो बोले हैं क्या हुआ, भारत का ही बना, अमेरिका का बन के बता देता। बोलने वाले तो ये भी बोल देंगे कि राष्ट्रपति बन गए, तो वो उसमें भी और स्तर निकाल लेंगे। लेकिन
हमको ये मूल बात समझनी है कि हमारे को क्या चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो अपने आप को साबित करने के लिए तैयारी करता है कि हाँ, मुझ में क्षमता है कि मैं दूसरों को पीछे करके आगे बढ़ सकता हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ, मुझ में ताकत है अपने आप को काबिल बनाने की। तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी सिर्फ एक नौकरी पाने की तैयारी नहीं होती, ये होता है एक पूरी कंप्लीट पर्सनालिटी को अपने अंदर ओढ़ना। आ रहा है समझ में? मैं बाहर ओढ़ने की बात नहीं कह रहा हूँ, अंदर ओढ़ने की बात कर रहा हूँ। ये बाहर ओढ़ने का मतलब ये कपड़ा पहना कल बदल दिया, चमड़ी निकाल के बताओ मेरी, नहीं, ये नहीं हो पाएगा। तो जब हम कैरेक्टर को अपना लेते हैं ना, तो वो चीज़ अपने आप मिल जाती है। तो वो बच्चा 7 साल से क्या कर रहा था, 6 साल से क्या कर रहा था, कुछ कर रहा था। बोलने वाले क्या बोलेंगे, 7 साल में सिर्फ पटवारी बना। अरे भैया, उसके जुनून को देखो, उसके व्यक्तित्व को देखो, कितना संयम है उसके अंदर। और जब वो आगे जीवन जिएगा तो कितना समझदार तरीके से अपने परिवार को भी चला पाएगा, सोसाइटी में भी अच्छा योगदान दे पाएगा। आया कि नहीं? क्योंकि उसने संयम सीखा है। और यही गुण जो है वो गवर्नमेंट तैयारी करते करते हमको मिलते हैं। लोग बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी से मिलता क्या है, इतनी मेहनत करी इतना ही मिला। नौकरी को मत देखो, व्यक्तित्व को देखो। आज वो जो बच्चा 6 साल पहले था, आज जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट पर्सनैलिटी है, एक अच्छा व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति जो दूसरों को समझेगा। क्योंकि उसने 7 बार विफलता हासिल करी है, तो वो किसी को मुंह उठा के ये नहीं बोल देगा कि तेरी औकात नहीं है। वो ये बोलेगा नहीं, कोई बात नहीं, मेरे से नहीं हुआ तेरे से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत। वो दूसरों को हिम्मत देगा। इतना अच्छी पर सोचो, पहली बार में सफल होने वाला आदमी कितना घमंडी हो सकता है। अरे इनको तैयारी करते नहीं आती है, इस वजह से तैयारी नहीं कर पाते, वरना ये फेल हो जाते। जो फेल होता है उससे पूछो कि क्या समस्या आती है। बहुत तकलीफ होती है जब आप असफल हो जाते हैं, बहुत दर्द होता है जब आपकी मेहनत, आप सोचो ना कि आप घर बना रहे हो, रातों रात किसी ने आके तोड़ दिया, खून के आंसू रोएगा आदमी। पानी के तो छोड़ ही दो, मेहनत लगती है भाई, पूरा जमा पूंजी लगता है जीवन का, तब जा करके एक छोटा सा घर तैयार हो, रातों रात कोई निस्ते नाबूद कर दे। तो ऐसे ही सपने रोज टूटते हो जिस व्यक्ति के, और वो रोज हिम्मत से फिर नया एक सपना जोड़ने लग जाए। आहा, मैं इसीलिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बच्चों की बहुत इज्जत करता हूँ। उसका कारण है वो अपने आप को रोज साबित करते हैं। पूरा सोसाइटी ऐसा काँव काँव करता रहता है उनके आजू बाजू, सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे, हैं तुम्हारी औकात हैं, बाप दादा ने करी थी, हैं, ऐसे बोलते हैं। मुंह पे नहीं बोलेंगे तो पीठ पीछे बोलेंगे। और वो बच्चा रोज सबकी सुनता रहता है, हाँ ठीक है यार, अपना समय नहीं है अभी। आ रहा है समझ में? अपने लिए करो, दिल से अपने लिए करो, मेहनत अपने लिए करो, सोसाइटी को बोलने दो। वही सोसाइटी बाद में ताली भी बजाएगी आपके लिए। और वो लोग क्रेडिट लेने पहले आ जाएंगे जो ये बोलते थे कि इससे कहीं नहीं होगा। वो बोलेगा मैं नहीं बोला था, तभी इससे हुआ है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो महत्व रिवीजन पे दीजिए। जब फोकस्ड रहोगे ना, ऐसे जैसे घोड़े को पिना देते ना, कि वो क्या करे, सामने का ही देखे, ऐसे अपने तरफ भी इधर कर दो। डिसिप्लिन रिवीजन, डिसिप्लिन रिवीजन। अरे आया कि नहीं समझ में? ये रहा डिसिप्लिन, ये रहा रिवीजन, बस काम खत्म। दुनिया जान दो, हमको कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ सामने दिख रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो बोले सर इतने इंजेक्शन काहे को लगा रहे हो, 2 दिन का छुट्टी आ रहा है भाई साहब। समझ में आया कि नहीं? तो वैक्सीन लगवा के जाओ ताकि अपन इम्यून रहें। 2 दिन बाद आए तो उसी जोश से पड़ेगी, जिंदगी बदलना है सर, है कि नहीं? जिंदगी बदलेंगे सर, खुद की भी बदलेंगे, 7 पुश्तों की बदल देंगे। समझ रहे हो ना? कैलकुलेशन करके बताया था मैंने। 60 साल की उम्र में 30,000 रुपये की नौकरी लगी तो 60 साल की उम्र तक जाते जाते 1,29,60,000 रुपये कमाओगे। कितने? 1,29,60,000 रुपये कमाओगे यदि 24 साल की उम्र में नौकरी लग जाए और 60 साल तक उम्र रहे और 30,000 की सैलरी हो। कैलकुलेशन कर लेना। करोड़पति बनने के लिए काम हो रहा है भाई साहब यहाँ। तो ये तो बोनस है, सोसाइटी की इज्जत अलग मिलेगी। तो बहुत सारा तर्क है सरकारी नौकरी की तैयारी करने में। हाँ, लेकिन सही लोगों के मार्गदर्शन में तैयारी बहुत ज़रूरी होती है। दिल से मेहनत करें और जुनूनी लोगों के साथ मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफल हो जाएंगे। वो व्यक्ति जो आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करे, ऐसे दोस्तों के साथ बैठना, उचित व्यक्ति के साथ बैठना है। जो व्यक्ति सिर्फ अपना ज्ञान बताने के लिए आपको हर चीज़ बताया जा रहा है कि तेरे को ये नहीं आता, चल मैं तेरे को बता देता हूँ, वो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है।
आप बात समझ रहे हो मेरी बात को? वो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है जो सिर्फ क्या बता रहा है, ज्ञान बता रहा है अपना कि देखो ऐसा ऐसा है, मैं तेरे को बता देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो बोलेगा तू खुद कर, तेरे को नहीं समझ में आता तू अपने टीचर के पास जा। टीचर क्या है, इसीलिए तो है ना, तू काय को पैसे देता है? तू फ्री फंड के पैसे दे रहा है क्या? और मैं मेरे लिए पैसे दे रहा हूँ, तू मेरे पास मत आना, मेरे को भी सिलेक्ट होना, मैं तेरे को पढ़ाऊंगा तो मैं कब होऊंगा? आ रहा है समझ में? छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी बातें हैं। ऐसे ही करके स्टूडेंट क्या करते हैं, अपना टाइम बर्बाद करते हैं। बार बर्बाद नहीं करना, टाइम को महत्व दो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? देखिए, जिस दिन मैं पढ़ाऊंगा नहीं या जिस समय मैं पढ़ाऊंगा नहीं उस समय मैं सिखाऊंगा। दो ही चीज़ें मुझे आती है जीवन में, समझ में आया ना? तीसरा कोई बोले ना काम तो मैं नहीं कर सकता। दो ही आती, पढ़ाऊंगा या सिखाऊंगा। जब पढ़ाऊंगा तो सिखाऊंगा नहीं, और जब सिखाऊंगा तो पढ़ाऊंगा। तर्क समझ में आ गया? मैंने आज की अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा दी। उसके बाद में आप लोगों से 5-7 मिनट इसलिए बात करी क्योंकि ध्यान से समझिएगा, सिर्फ काम करना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, काम का अवलोकन यानी एनालिसिस भी जरूरी होता है कि हम कुछ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ये सुबह उठाई गेती अपने कंधे पे रखी और निकल गए और खूब गड्ढे खोदे और शाम को आ गए, क्या मतलब निकला? अरे गड्ढा वहां खोदो कि कोई 400 रुपया तो दे। समझ में आया ना? नहीं तो काम तो वो भी है, जंगल में जाके गड्ढे खोद रहे हैं, किसके लिए क्या पता? गड्ढे खोदना है तो वहाँ मजदूरी जैसे करता है आदमी, भैया ये नींव खोदनी है, यहाँ गड्ढे खोदो, हम तुम्हें 400 देंगे। हाँ भाई, कुछ मिला तो। वैसे ही बहुत सारे बच्चे तैयारी करते रहते हैं जबरदस्ती। अरे एनालिसिस करो, सुबह ये पढ़ा था शाम तक रहा कि नहीं दिमाग में? शाम को हिसाब किताब तो लिया करो कि कुछ लेके आए कि नहीं, दे कि बस फ्री फंड का ज्ञान मेहनत करके दी बस। समझ रहे हो ना? तो मैं जबरदस्ती मोटिवेट करने में बिलीव नहीं करता, मैं सिर्फ इस बात में बिलीव करता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। आ रहा है समझ में? मुझे लगा कि अभी आप ये सोच रहे हैं, इसलिए मैंने ये बातें बता दी, क्योंकि आने वाला समय बहुत तेज होने वाला है। यहाँ पर हम एक दिन में दो दिन में एक चैप्टर खत्म करने वाले। आने वाले 32 दिनों में मैथमेटिक्स क्या होने वाला है, और बहुत शानदार तरीके से आपके दिल तक, अंदर तक जाएगा, ये बात की मैं गारंटी लेता हूँ। और मैथ की नहीं बात कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ एक ही बात की खूबसूरती है, मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ का गर्व होता है, खंडवा की सबसे जुझारू टीम एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के पास है। मैं ये नहीं बोला सबसे इंटेलिजेंट टीचर्स, मैं बोल रहा हूँ जुझारू, पागल हैं पढ़ाने के लिए, मेहनत करके आते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं। डिजिटल बोर्ड नहीं है कि ऐसा करके पूरा भारत का मैप बना दिया। आ रहा है कि नहीं समझ में? जुझारू टीचर है। जुझारू टीचर को यदि मैप बनाना होगा तो वह अपना मैप अपने साथ लेकर के चलता है। अरे आया कि नहीं समझ में? अपने साथ मैप लेके चलेगा, बोल देगा यहाँ पर ये है, वहाँ पर वो है, वहाँ पर। तर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यदि कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं सही जगह आया हूँ कि नहीं आया हूँ, बहुत सही जगह आ गए, मैंने अपने आप से ठप्पा लगा दिया। अब इसके बाद में इससे ज़्यादा बोलने की क्षमता नहीं है, ना तो बोलना चाहिए। क्लियर है? समझदार को इशारा काफ़ी है। 2 दिनों का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए करना। वीडियो आपको समय पर मिलते चले जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।